रूपनाथ जी रो जन्म जिन ठोड़वे उन जगह रो नाम ऐसा गिरनार। और गिरनार कहां पर है? गुजरात में। गिरनार कहां पर है? गुजरात में। रूपनाथ जी के गुरु थे पाबूजी ना बेटा, रूपनाथ पाबूजी के गुरु का नाम था समर्थ भारती। मैंने उसमें नहीं बताया, ये बात आ गई तो मैं बता दूं, लिख लेना। पाबूजी के गुरु का नाम था समर्थ भारती और रूपनाथ जी के गुरु थे गोरखनाथ जी। आइए चलते हैं। गिरनार में जन्म हुआ मित्रों, और ये थे बूढ़ो जी के पुत्र। किनके पुत्र थे? बूढ़ो जी के पुत्र, पाबूजी के बड़े भाई बूढ़ो जी। इनकी पत्नी का नाम केसर कंवर, केसर कंवर, जिनको गहलोत रानी भी कहते हैं। गहलोत रानी, गहलोत वंश की थी केसर कंवर। मित्रों याद रखना, ये गिरनार में जन्म क्यों हुआ? ये तो बूढ़ो जी के पुत्र थे, कोलूमंड में जन्म होना चाहिए था। लेकिन जब जिंदराव खिची से देचू में युद्ध हुआ, उस युद्ध में लड़ते हुए पाबूजी, बूढ़ो जी, चांदा, डामा, हरमल रेबारी, सबके सब वीर लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। तत्कालीन परंपराओं के अनुसार जो जो पुरुष वीरगति को प्राप्त हुए उन सभी की पत्नियां सती हो गई, यानी कि अपने पति को भव भव में प्राप्त करने के लिए उनके मृत शव को गोद में लेकर चिताओं के हवाले अपने आप को कर दिया। उस समय एक तो ऐसा भी मिलता है, बाबू प्रकाश में लिखते हैं कि केसर कंवर गर्भवती थी, इसने अपना पेट चीरा और पेट में से बच्चे को निकाल कर दे दिया कि इस बच्चे को पालना, और वही बच्चा किस नाम से जाना गया? रूपनाथ जी के। लेकिन जहां तक पता चला कि जब सारी महिलाएं सती हो गई, पुरुष वीरगति को प्राप्त हुए, ये सती नहीं हुई, क्योंकि गर्भवती महिला को सती होने का अधिकार नहीं होता। तो ये अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को जन्म देने के लिए कहां चले गए? गिरनार। और गिरनार में रूपनाथ जी का जन्म हुआ। यहां पर क्या था इनका? ननिहाल। इसी ननिहाल में अपने पिता की मृत्यु के 2 माह बाद केसर कंवर और बूढ़ो जी का एक बेटा होता है, जिसका नाम रखा जाता है झरड़ो जी। क्या नाम? झरड़ो जी। याद रखना, रूपनाथ जी के बचपन का नाम झरड़ो जी था, और मां तो रोम रोम इसका प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा था। जैसे ये बच्चा 3 साल का हुआ, इसको घुड़सवारी, भाला संचालन, धनुष विद्या सब में मां इनको प्रवीण करने लगी। और धीरे 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 ये बच्चा कितने साल का हो गया? 10 वर्ष का। 10 वर्ष की आयु में तो इतना महाबली, इतना वीर हो गया था कि पूरे गुजरात में इसकी टक्कर का कोई योद्धा नहीं था, केवल 10 वर्ष का। कई लोगों की बात जमती नहीं कि 10 साल का बच्चा भी इतना वीर हो सकता है। मित्रों, मेवाड़ के प्रथम शाखा जब हुआ था, मेवाड़ का प्रथम शाखा जब होता 1303 में, तो मेवाड़ का सेनापति 2 थे, गोरा और बादल। बादल की उम्र केवल 12 साल की थी। आज भी हमारे साहित्य में एक दुआ चलता कि बादल 12 बरस रो, लड़ियो लाखा साथ, अरे सारी दुनिया देखियो वो खंडो बे हाथ। मित्रों, ये 10 साल का लड़का इतना तगड़ा शस्त्र संचालन में निपुण हो गया कि एक दिन अपने घोड़े पर बैठकर कहीं जा रहा था। रास्ते में कुछ पनियारियां पनगढ़ से पानी के मटके रख करके सिर पर आ रही थी। झरड़ो जी ने अपने शस्त्र का संचालन परखने के लिए एक धनुष खींच के मारा, और एक बाण में सब पनियारियां जो 100 की लाइन थी, सबके मटके आर पार, सबके मटके फूट गए, सारी पनियारियां पानी में भीग गई। और पनियारियों ने गुस्से में एक ताना मार दिया, कह रहे हमारे मटके फोड़ करके तू कौन सी बहादुरी का प्रदर्शन कर रहा है? अगर सच्चा मर्द है, सच्चा वीर है, तो जायल के राजा जिंदराव खिची को मार के बता। ये 10 साल का बच्चा झरड़ू जी कहता कि मैं जायल के राजा जिंदराव खिची को क्यों मारूं? मेरा क्या लेना देना जायल के राजा को मार करके, क्या लेना मेरे को? तो उन्होंने कहा कि बेटा, जायल के राजा जिंदराव खिची ने तेरे पूरे खानदान को नष्ट कर दिया था। तेरे चाचा पाबूजी, तेरे बापू, तेरे पिताजी, बूढ़ो जी, सारे के सारे तेरे चाचा के दोस्त, और महाबली पाबूजी और बूढ़ो जी दोनों का हत्यारा वह जायल का राजा जिंदराव खिची है, जो रिश्ते में तेरा फूफा लगता है।
जैसे ये घटना सुनी रे 10 साल के बच्चे के पूरे तन बदन में प्रतिशोध की ज्वाला धधकने लगी। सीधा मां के पास गया। मां ने भी वही कहानी बताई कि हाँ बेटा, इस प्रकार गायों को लेकर तेरे चाचा और तेरे पिता ने जिंद्राव खिची से युद्ध किया, जिसमें लड़ते हुए तेरे चाचा और पिता सहित सारे उनके मित्र वीरगति को प्राप्त हुए। फेरे बीच में छोड़ करके तेरे चाचा ने युद्ध लड़ा। ये सुनकर के जरडो जी ने देखा, यार मेरे पूर्वज इतने महान थे जो गायों की रक्षा के लिए बीच में फेरे छोड़ करके कुर्बान हो गए, तो क्यों नहीं उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं भी जिंद्राव खिची को मार करके उनका बदला लूंगा। और ये केवल 10 वर्ष की आयु में, 10 वर्ष की आयु में ये लड़का चल पड़ा कमलेश गोदारा के गांव। कमलेश गोदारा कहां चल पड़ा? जायल। जायल कहां है? नागौर में। याद रखना, जायल का राजा जिंद्राव खिची की जो पत्नी थी पेमदे, वो पाबूजी की बहन थी। और जब पाबूजी और बूढ़ो जी की हत्या करने के बाद जिंद्राव खिची जायल में प्रवेश करता है, युद्ध में जीतकर सेना जय जयकार कर रही थी। और उस समय जब किले में प्रवेश किया जिंद्राव खिची ने, तो पाबूजी की बहन जो जिंद्राव खिची की पत्नी थी पेमदे, वो छाछ कर रही थी। छाछ करते हुए जय जयकार सुनकर के जिंद्राव खिची को पूछा कि आज ये जय जयकार किस बात की? जिंद्राव खिची ने कहा, उठ, छाछ करना छोड़ दे और मेरा विजय तिलक कर, मैं युद्ध में जीत के आया हूं। पेमदे ने पूछा, आप तो मेरे भाई की शादी में गए थे, युद्ध की कहां से बात आ गई? तो कहा कि मैंने देवल चारणे की गायें लूट ली, आपस में घमासान युद्ध हुआ, उसमें मैं तेरे पूरे खानदान को नष्ट करके आ गया, तेरे बाप, तेरे भाइयों, तेरे 13 भतीजों सबको मार के आ गया। सोचिए, एक महिला को घरेलू काम करते हुए उसी का पति आके सूचना दे कि मैंने तेरे पूरे खानदान को नष्ट कर दिया है, उस महिला पर क्या बीती होगी? पेमदे छाछ कर रही थी। और हमारी परंपरा है, जो काम करते भी हमें अशुभ समाचार मिल जाता है, वो काम हम भविष्य में नहीं करते। दीपावली के दिन किसी घर में मौत हो जाती, दीपावली पीढ़ियां नहीं मनाती। छाछ कर रही थी कि छाछ करते उसने रस्सियां छोड़ के सौगंध खाई कि आज के बाद मैं कभी छाछ नहीं करूंगी, क्योंकि छाछ करते समय मुझे मेरे पीहर के समाप्त होने की सूचना मिली है। और जिंद्राव खिची छाछ उसी दिन करूंगी जिस दिन इस हांडी में दही की जगह जिंद्राव खिची का खून होगा, और मैं उस खून की छाछ करूंगी, तब जाकर मेरा प्रतिशोध पूरा होगा। और यह शपथ लेने के बाद वो महल में चली जाती है। पति का तिलक भी नहीं करती, पति का मुंह भी नहीं देखा। 10 साल हो गए थे, उसने पति का मुंह भी नहीं देखा। राजा पेमदे के लिए तड़पता था जिंद्राव, लेकिन उसको कभी उसने घास भी नहीं डाली साहब, अपने महल में रहती। जब जिंद्राव खिची इतना पाप करके आया तो कहते जायल के नदी, तालाब, कुएं, बगीचे सब सूख गए। जिंद्राव खिची ने पंडितों को बुलाकर पूछा कि किस वजह से सूख गए? तो बोले, तूने बहुत अन्याय किया है, तूने गायों को सताया है, मां देवल चारणे का श्राप लिया है, पाबूजी जैसे पराक्रमी वीर की तूने हत्या की है, इस कारण से पानी सूख गया। जिंद्राव ने कहा कि मैं यज्ञ करवा सकता हूं, वो करवा सकता हूं, बताओ इस पाप की मुक्ति के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ब्राह्मणों ने कहा कि इसमें एक ही उपाय है कि इस जायल में जिस दिन कोई पाबूजी के खानदान का, पाबूजी के वंश का कोई आदमी पांव रख देगा, उसी दिन जायल के बाग बगीचे हरे होंगे, कुओं और नदियों और तालाबों में पानी आएगा। माता पीट के रह गया कि पाबूजी के तो खानदान में कोई बच्चा ही नहीं है। उसे क्या पता कि केसर कंवर गर्भवती थी। कहते ना, जाको राके साइया तो मार सके ना कोई, बालन बांका कर सके जो जगबैरी। उसे पता नहीं, उसका काल गिरनार गुजरात में पैदा हो चुका है और धीरे 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 वो बढ़ता जा रहा है। मित्रों, इधर पेमदे की शपथ खाई हुई थी, छाछ उसी दिन करूंगी, छाछ उसी दिन करूंगी जिस दिन उसमें क्या होगा? तेरा यानी कि जिंद्राव खिची का रक्त होगा। देख, ध्यान देना, छाछ का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। झगड़ बिलोणु खट्टी छाछ, झगड़ बिलोणु खट्टी छाछ। प्रश्न आते हैं छोरो, इनमें से बहुत बार आए हुए हैं। जब सीआर चौधरी साहब आरपीएससी के चेयरमैन थे ना, जो नागौर से सांसद भी बने, उन्होंने तो ऐसे ही प्रश्न निकाल के दिए ताकि गांव डाणे के छोरा पहली बार नौकरी लग सके। और सीआर चौधरी साहब की मेहनत की बदौलत ही गांव डाणे के पहली बार कर्मचारी बनने लगे थे। अब देखिए, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, प्रश्न आए भी हैं इसमें से। अब मैं लिखूंगा तो आपको समझ आ रहा, सर उस टाइम आया था। ये जो डंडा होता है, इस डंडे को कहते हैं नेहड़ी।
और मैंने जब करणी माता जी पढ़ाए तो बताया होगा, नेड़ी जी के एक मंदिर है, वो ऐसे नेड़ी का डंडा रोपा गया था। इसको कहते हैं नांगला, इसको कहते हैं नेता, नेता भी कहते हैं, नेत्रा भी कहते हैं। इस डंडे को कहते हैं झेरणा। क्या कहते हैं? झेरणा या रई। ठीक है बेटा। और ये हांडी है, इसको कहते हैं बिलोवणी। अब बोलो इनमें कौन सा प्रश्न आया है? 2007 थर्ड ग्रेड में आया था ना, नांगला नेता क्या है? छाछ करने वाली रस्सियां, छाछ करने वाली रस्सियां क्या है? नांगला नेता है। ये झेरणा या रई, ये बिलोवणी। बर्तन का भी स्थान बदल जाता है। या घी रखने की हांडी हो, घी रखने का कुल्हड़ हो, उसे कहते हैं गिलोड़ी। दूध निकालने की हांडी दुहारी। क्या कहते हैं? दुहारी। कोई हमारे घर में दही वही रखने के लिए, छोटा कोई सब्जी उब्जी रखने के लिए जो होता है, उसको कहते हैं तपक्या। क्या कहते हैं? तपक्या। दूध गर्म करने और जमाने के लिए जो होती है उसे कहते हैं जावणी। और जिसमें दही बिलोया जाता उसे कहते हैं बिलोवणी। सौगंध खाई थी कि बिलोवणी में जिस दिन जिंदराव खिची का खून होगा उसी की छाछ करूंगी तो मेरा प्रतिशोध पूरा होगा, अन्यथा मैं कभी छाछ भी नहीं करूंगी। ये शपथ ली हुई थी पेमदे की। और उधर अपने बाप दादों की हत्या का बदला लेने के लिए जेल में कौन आ जाता है? जरड़ो जी। कहां आ जाता है? जायल। और जायल को क्या मिला हुआ था कि जिस दिन बाबूजी के खानदान का कोई बंदा जायल की धरती पर पांव रख देगा, जायल पुनः सरसब्ज हो जाएगी, बाग बगीचे हरे हो जाएंगे, तालाब और कुओं में पानी आ जाएगा। जैसे ही जायल में अपने पिता की हत्या का बदला, चाचा की हत्या का बदला लेने के लिए झरड़ो जी पांव रखते हैं, जायल के बाग बगीचे हरे हो जाते हैं, नदियों झरनों में पानी आ जाता है। और जब इस बात का पता चलता रूपनाथ जी की बुआ, बाबूजी की बहन, जिनका नाम क्या था? पेमदे, कि आज जायल के बगीचे हरे हो गए हैं, कुओं में पानी आ गया है। और ये सुनकर ये पेमदे पागल हिरणी जैसी हो जाती। और बगीचे हरे हो गए, पानी आ गया, मतलब मेरे खानदान में कोई जिंदा है जो आज जायल में आ गया। अरे मैं देखूं मेरे खानदान में, ये तो सोच रही थी मेरा तो खानदान है, अरे कौन है मेरे खानदान में जिंदा? अरे मेरे पीहर में कोई तो है जो मेरे लिए चुनरी लाएगा। कहां है मेरे पीहर का? पागल हिरणी की तरह कभी इधर दौड़े, कभी उधर दौड़े, कभी इधर भागे, कभी उधर भागे। सबको पूछे रहे जायल से, कोलूमंड से कौन आया, कोलूमंड से कौन आया, कोलूमंड से कौन आया। सुबह से शाम तक भटकती रही लेकिन कोई नहीं मिला। आखिर पेमदे थकी हारी अपनी हवेली की पीछे पहुंचती एक बगीचे में, और उस बगीचे में देखा कि एक 10 साल का बालक सो रहा है जिसकी शक्ल हूबहू बाबूजी जैसी। उसने देखा बाबूजी जैसी शक्ल का, उसको जगाया कि तू कौन है? कि मैं कोलूमंड के राजा बूढ़ो जी का पुत्र, प्रसिद्ध लोक देवता बाबूजी का भतीजा। उसने कहा कि जिन 2 आदमियों का तूने नाम लिया, बूढ़ो जी और बाबूजी, मैं उन दोनों की बड़ी बहन हूं। झरड़ो जी चरण स्पर्श के, बुआ जी आशीर्वाद दो। विजय बाबू बेटा क्या लेने आया है? बता क्या नाम, क्या लेने आया, क्या नाम? मेरा नाम झरड़ो जी है, बूढ़ो जी का पुत्र हूं और मैं जिंदराव है। बुआ मैं तुझे विधवा करने आया हूं। बुआ ने कहा है बेटा मैं भी विधवा होना चाहती हूं, मुझे भी ये चूड़ियों का वजन नहीं स्वाता, इनको तोड़ना चाहती हूं। रे बेटा अपन दोनों का लक्ष्य एक है। और ये पेमदे झरड़ो जी को लेकर के पहुंचती है अपने बगीचे से। कहां पर? महल में। और पूरी योजना समझा देती है कि जायल के राजा जिंदराव खिची को 10 साल से मैंने शक्ल भी नहीं दिखाई है, वो तरसता है मेरे लिए, आज इसी तरस का फायदा उठाकर अपन बदला लेंगे। महल में खाना वाना खिलाया और मित्रों सुबह का 1.25 पहर दिन चढ़ा। आज भी राजस्थान में 1.25 पहर दिन चढ़ने के बाद छाछ नहीं करते हैं मित्रों। गांवों के जो बच्चियां जुड़ी हुई हैं उनको पता है 1.25 पहर दिन चढ़ने के बाद 1.25 पहर यानी कि एक दिन में 8 पहर होते हैं। कितने पहर होते हैं? 24 घंटे का दिन 8 पहर के हिसाब से 8 कितने हुए? 3 घंटे का एक पहर, 8 3 24। तो 1.25 पहर दिन चढ़ने का मतलब है तकरीबन 10 बजे थे। आज भी राजस्थान में 10 बजे के बाद छाछ नहीं करते। बताओ करते हैं क्या? प्रवीण जांगू फूफा की छुट्टी कराना आयो, गजेंद्र सिंह से कहा फूफा की छुट्टी कराना किया रे बेटा? हाँ बिल्कुल सर, जायल में खिची का महल है, जिंदराव खिची की मृत्यु किस महल में हुई थी? बेटा ये जो अभी एक कांग्रेस के बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता, जिनका नाम है दिग्विजय सिंह, मध्य प्रदेश में जिंदराव खिची के ही वंशज हैं वो, ध्यान दीजिएगा।
अब 10 बजे के करीब पेमदे ने एक दासी को भेजा कि जा, रानी ने तुझे बुलाया है, जा, रानी ने तुझे बुलाया है। दासी ने भागे भागे जाके कहा, राजा जी, रानी ने आपको महल में बुलाया। राजा राजी को 10 साल बाद आज अचानक राजा पागल था, रानी से मिलने के लिए बेताब था, भागा 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 महल में आया। उसे पता नहीं मौत तेरा इंतजार कर रही है। और मित्रों कहते जैसे गेट के दरवाजे के पास तलवार लेके जरडोजी खड़ा था और जैसे अंदर गर्दन दी जिंदराव ने, और मित्रों जायल के राजा जिसका नाम क्या था, जिंद, जिंद का मतलब ऐसे ही भूत होता है, जिंदराव खींची को मारकर बाबूजी की हत्या का बदला लिया, बाबूजी की हत्या का बदला लिया। तो बताइए अब जाके बाबूजी पूरा हुआ है। बाबूजी की हत्या का बदला किसने लिया? जरडोजी ने। अरे किसने लिया? जरडोजी ने। और यही जरडोजी आगे चलकर किस नाम से फेमस हुए? रूपनाथ जी के नाम से। अब साहब रूपनाथ जी ने जैसे ही उसको मारा, इनके पीछे जिंदराव खींची की सेना लगी। इधर मारते उसने हांडी में जिंदराव का खून भरा और जिंदराव खींची के खून की छाछ करी और अपना बदला पूरा हुआ। इसी कारण सवा पैर दिन चढ़ने के बाद राजस्थान के गांव में छाछ नहीं की जाती।